हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट। और लॉ ऑफ टॉर्ट में आज का हमारा टॉपिक है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। ये लॉ ऑफ टॉर्ट में एक अपवाद है। ये नहीं बल्कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के जो अपवाद दिए गए हैं, यानी कि अपकृत्य विधि के अपवाद, उनमें से एक अपवाद है ये, यानी कि वादी की खुद की सहमति से अगर कोई जोखिम उठाया जाता है और उसकी सम्मति दी जाती है तो वहां पर वह प्रतिवादी को लायबल नहीं ठहराएगा। मान लीजिए मैं जानबूझकर या अपनी स्वेच्छा से ये सम्मति देती हूँ कि मैं बॉक्सिंग में जाऊंगी, बॉक्सिंग वाले खेल में जाऊंगी, और वहां पर अगर मुझे हर्ट हो जाता है या मैं चोटिल हो जाती हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं सामने वाले जो मेरा डिफेंडर होगा उसको उसके लिए लायबल ठहराऊंगी। क्यों? क्योंकि ये सहमति तो मैंने स्वयं दी है। यहाँ पर जोखिम का मुझे ज्ञान था, मुझे पता था कि ये खेल ऐसा है कि अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट करती हूँ तो यहाँ पे चोट भी लग सकती है और चोट से मुझे सीरियस या थोड़ी कम सीरियस किसी भी तरह की इंजरी हो सकती है। तो नॉर्मल फैक्ट ये कहता है कि अगर कोई प्रतिवादी कोई ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए जिससे वादी को नुकसान पहुंचता है, लॉ ऑफ टॉर्ट यही कहता है कि वादी को नुकसान होना चाहिए और प्रतिवादी की गलती से होना चाहिए। प्रतिवादी के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाना चाहिए जिससे वादी को नुकसान पहुंचे, उसका कार्य उपेक्षापूर्ण होना चाहिए और विधि के विरुद्ध होना चाहिए। पर कुछ अपवाद ऐसे हैं जहां पर प्रतिवादी को लायबल नहीं ठहराया जाता है, जिसमें से एक अपवाद है आपका वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया। कुछ इसी तरीके के, ना कि ये बल्कि क्राइम में भी, लॉ ऑफ क्राइम में भी, आईपीसी में भी कुछ इसी तरीके से जनरल एक्सेप्शन दिए गए हैं, साधारण अपवाद दिए गए हैं, जहां पर अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है और वो कार्य उन अपवादों की श्रेणी में आ जाता है तो वो अपराधी नहीं कहलाएगा। ये हम पढ़ेंगे आईपीसी के सेक्शन 76 से 106 के बीच में। आईपीसी में भी जनरल एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ लॉ ऑफ टॉर्ट में भी इसके जो जनरल एक्सेप्शन है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले अब जो हमारा टॉपिक है वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया, इस टर्म्स को याद रखिएगा क्योंकि ये लीगल टर्म्स आपको पूछ ली जाती है, ना कि ये पूछा जाएगा कि सम्मति से अगर कोई इफेक्ट पड़ता है तो क्या होगा। सम्मति अगर वादी के द्वारा दी जाती है तो क्वेश्चन, सम्मति अगर वादी के द्वारा दी जाती है तो अपकृत्य किस प्रकार होगा, और वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो इंग्लिश का पेपर होता है उसके अंदर भी ये लीगल टर्म्स पूछ लेते हैं, तो आपको टर्म्स तो याद रखनी ही है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी सम्मति, याद रखना यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंसेंट जरूरी है, अपनी कंसर्न दे देता है क्या करने के लिए, अपने कंसर्न से कोई कार्य करता है, कुछ ऐसा कार्य करता है तो उसे ऐसे कार्यों से हुई दुर्घटना, अगर उसने कोई ऐसे कार्य किया है जिससे कोई दुर्घटना घटित हो गई है और उस दुर्घटना से उसको क्या हुआ है, डैमेजेस भी हुआ है, क्षति पहुंची है, तो उस क्षति के लिए वह व्यक्ति नुकसानी का वाद नहीं ला सकता है, वो व्यक्ति नुकसानी का वाद नहीं लाएगा। यहाँ पर वादी भौतिक रूप से भी अपनी सम्मति देता है और विधिक रूप से भी।
भौतिक आप समझ गए होंगे। विधिक यानी कि विधिक सम्मति का मतलब है, मैं लिख देती हूँ, दो सम्मतियां देने का है यहाँ पर। एक है भौतिक और दूसरी आपकी क्या है, विधिक। विधिक सम्मति देने से अर्थ ये है कि अगर ऐसे किसी कार्य में जहां उसने सम्मति दी है और वो इन्वॉल्व हो जाता है तो वहां पर वो प्रतिवादी के खिलाफ उस डैमेजेस के लिए वाद नहीं लाएगा। विधिक सहमति ये है कि वो वाद नहीं लाएगा, ये है विधिक सहमति। तो ये है यहाँ पर दो प्रकार की जो सम्मति होती है वो यहाँ पर दी जाएगी। अब क्योंकि हम लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ रहे हैं तो श्योरली कि हमारा पूरा पेपर ही केस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम केस देख लेते हैं। हॉल वर्सेज ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब 1932 का ये मामला है। अभी जैसा मैंने एक एग्जांपल आपको एक बॉक्सिंग में दिया था कि माना बॉक्सिंग वाले मैच में कोई अगर जाता है तो अपनी वो सम्मति देता है। इस केस में क्या हुआ था कि वादी एक कार रेसिंग का जो गेम था जो चल रहा था उसमें वो देखने के लिए वहां पहुंच जाता है, कार रेसिंग देखने के लिए पहुंच जाता है। तो वहां पर ये उसकी सम्मति थी कि बाय चांस वहां पर अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो वो वाद नहीं लाएगा। और ऐसा ही कुछ वहां हो जाता है, कार रेसिंग हो रही होती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। और जैसा कि आपने टीवीज मूवीज में देखा होगा, कार उछलती हुई बाहर आ जाती है उस रेसिंग एरिया से और वादी को नुकसान पहुंचता है, उसको डैमेजेज होता है, दुर्घटना में उसे क्षति पहुंचती है। तो यहाँ पर वादी उस क्लब के जो कि रेसिंग करवा रहा होता है उस क्लब के खिलाफ केस नहीं ला सकता है। क्यों नहीं ला सकता है? क्योंकि उसे पता था, उसकी सहमति थी, भौतिक रूप से सहमति वहां प्रेजेंट होने की थी और विधिक रूप से ये सम्मति अपने आप हो जाती है कि अगर आप ऐसा कोई गेम देखने जा रहे हो तो वहां दुर्घटना होना स्वाभाविक है और अगर वहां दुर्घटना हो रही है तो आप उसके खिलाफ वाद नहीं ला सकते। तो यहाँ वादी प्रतिवादी के खिलाफ वाद नहीं ला सकता। सेकेंड अपना केस देखते हैं, पद्मावती वर्सेज दुग्गनेका 1975 का ये मामला है। इसी मामले में क्या हुआ कि एक जीप अपने पेट्रोल डलवाने के लिए गई, पेट्रोल पंप के पास अपने गाड़ी में पेट्रोल पंप डलवाने के लिए गई। वहां पर जब वो लौट रही थी तो दो व्यक्ति अपनी सहमति से उस जीप में सवार हो गए, अपनी सहमति से उस जो जीप चला रहा था उसके साथ में सवार हो गए। रास्ते में जाते वक्त एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पेड़ से टकराई और क्या हुआ कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनमें से एक व्यक्ति मर भी गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर ना तो उस जीप के चालक को जो कि वो जीप चला रहा था और ना ही उसके मालिक को, दोनों को ही लायबल नहीं ठहराया गया क्योंकि वो दोनों व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से उसके अंदर सवार हुए थे। तो यहाँ पर वो दोनों उसके लिए लायबल नहीं है। ये उनकी क्या थी? स्वयं की सहमति थी। तो ये दो मामले मैंने अभी जो आपको बताए जहां उसने अपनी सहमति दी, दुर्घटना हुई और क्षति पहुंची पर नुकसानी का वाद नहीं ला सकते हैं। अब इसके जो ये वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया है इसके स्वयं के भी अपवाद है, यानी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर ये रूल अप्लाई होता है और कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर ये रूल अप्लाई नहीं होता है। हम उन सभी पॉइंट्स को अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैंने शॉर्ट में यहां लिखा है, उसके बाद हम उसे कंटिन्यू करते हैं कि जब भी कोई मामला होता है
यहाँ पर जो सहमति है, जो सम्मति है, कंसर्न है, वो कंसर्न कैसी होनी चाहिए? किसी व्यक्ति को जोखिम का ज्ञान है, ज्ञान होना और उस जोखिम के प्रति अपनी सम्मति देना, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। यानी कि उसका ज्ञान होना और सम्मति देना दोनों अलग है। मुझे इस चीज का पता है और मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हूं कि अगर मुझे डैमेजेस होता है तो मैं अपना जो विधिक लायबल है वो मैं वहां पे मैंने विधिक सहमति भी दे दी है कि मैं उसके खिलाफ वाद नहीं लाऊंगी। तो ये है दोनों जो पॉइंट्स है बिल्कुल अलग हैं। जोखिम का ज्ञान होना और जोखिम उठाने की सम्मति देना दोनों ही अलग अलग पॉइंट्स हैं। अब हम इनके जो इसके वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरियर के जो एक्सेप्शन हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरियर के कुछ जो अपवाद हैं या उसकी जो लिमिटेशन है उनको, जिसमें ये आएगा। तो सबसे पहला हमारा क्या है? जोखिम का ज्ञान। वो अभी जैसे मैंने बताया यहां पर क्या होना चाहिए? केवल जोखिम का ज्ञान होना ही जरूरी नहीं है। जोखिम का ज्ञान होना अलग बात है और जोखिम के ज्ञान के बाद उसकी सम्मति देना, उस जोखिम को सहन करने की सम्मति देना बिल्कुल डिफरेंट मैटर है। अगर सम्मति दी है तो वो वाद नहीं कर सकता है, पर अगर केवल जोखिम का ज्ञान है तो वहां पर वो वाद कर सकता है। वादी अपने क्षति के लिए, अपने डैमेजेस के लिए वाद कर सकता है। सेकेंड पॉइंट पे क्या आते हैं हम? सम्मति स्वैच्छिक होनी चाहिए। यानी कि जो सहमति, जो कंसर्न ली जा रही है वो उसकी स्वयं की इच्छा के अनुसार ली गई हो, उसने स्वैच्छिक उसको किया हो, सेल्फ किया हो, ना कि उससे कपट द्वारा ली गई हो या असमयक असर द्वारा, उत्पीड़न द्वारा, इस तरीके से। जैसे कि हमने उसमें देखते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो जो सम्मति के पॉइंट्स दिए हुए हैं और स्वैच्छिक सम्मति के जो जो पॉइंट्स दिए हैं वही सम्मति के पॉइंट्स यहाँ पर भी आएंगे। और जहां स्वैच्छिक सहमति नहीं होती है वो वही है कपट, उत्पीड़न, असमयक असर। अगर छल, इनके द्वारा अगर कोई सम्मति ली गई है तो वो सम्मति क्या होती है आपकी? वो स्वैच्छिक सम्मति नहीं आती है, तो वहां पर उस सम्मति को माना नहीं जाएगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, सम्मति वैध कार्यों के प्रति होनी चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर सम्मति ली है तो कार्य कौन सा होना चाहिए? लीगल वर्क होना चाहिए। अगर कोई भी इनलीगल वर्क के लिए सहमति ली है तो वादी अपनी डैमेजेस के लिए प्रतिवादी को लायबल ठहरा सकता है। कार्य कौन सा होना चाहिए? यहाँ पर लीगल वर्क ही होना चाहिए। इन सबको हम विद केस इन लॉ समझेंगे। फिलहाल इनके पॉइंट्स देख लेते हैं। नंबर 4 पर आता है, बचाव के मामले में यह नियम लागू नहीं होता। याद रखना, जो बचाव का अगर कोई मैटर आ गया है, कोई बचाव का अगर मामला है तो यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरियर वाला नियम यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा जहां बचाव की बारी आती है। और इस पॉइंट पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं और वही केस यहाँ पर भी रिपीट होगा। नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ, उपेक्षा के मामले में अगर कहीं नेग्लिजेंसी आ रही है तो नेग्लिजेंसी के मामले में भी ये नियम लागू नहीं होता है। उपेक्षा से अगर कोई कार्य किया गया है तो वहां पर, जहां प्रतिवादी की उपेक्षा से कोई कार्य है तो वहां पर भी क्या है? ये नियम लागू नहीं होगा,
कि ऐसा नहीं कह सकते कि वादी ने उसके प्रति सम्मति दी है। तो ये है इसके 5 अपवाद सीमाएं। अब जो हमारा पहला पॉइंट क्या था, जोखिम का ज्ञान, यानी कि जोखिम का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि क्या होनी चाहिए उसकी, जोखिम के प्रति उसकी क्या होनी चाहिए, जोखिम की सम्मति होनी चाहिए कि हाँ अगर जोखिम उठा तो मैं उसके लिए स्वयं उत्तरदायी हूं। पहला केस इसी पॉइंट्स के हैं, ये जो 3 केस हैं पॉइंट नंबर 1 के हम पढ़ने वाले हैं। पहला केस क्या आता है, स्मिथ वर्सेस बेकर 1891 का ये मामला है। इस मामले में क्या था कि वादी प्रतिवादी के खान में काम करता है, वहां पर पत्थर एक क्रेन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा रहे होते हैं। उसे पता है कि ये क्रेन यहां से दूसरी जगह पर पत्थर ले जा रही है, वो स्वयं नीचे कार्य कर रहा है, उसको जोखिम का ज्ञान है, पर उसने ये सम्मति नहीं दी थी कि वो पत्थर मेरे ऊपर गिर जाएगा और मुझे दुर्घटना हो जाएगी। अगर ऐसी कोई नौबत आती है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वहां पर प्रतिवादी की ड्यूटी बनती है कि वो उसको क्या करे, उसको ये बता दे कि आप यहाँ पर खड़े हो, वो स्थान दुर्घटना के लिए भी है, यानी दुर्घटना भी वहां हो सकती है, पर वो क्या करते हैं, उसके लिए उसकी लापरवाही से जो उसका दायित्व था बताना, वो नहीं बताता है। यहाँ वादी कार्य कर रहा होता है, क्रेन एक स्थान से दूसरी जगह पर पत्थर ले जा रही होती है और अचानक कोई पत्थर क्रेन से नीचे गिर के वादी को लग जाता है और वादी क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो यहाँ वादी है वो प्रतिवादी के खिलाफ वाद ला सकता है। न्यायालय ने ये कहा कि यहाँ पर उसे जोखिम का ज्ञान था, पर उस जोखिम के प्रति उसकी सम्मति नहीं थी। अगर वादी उसको उस समय सचेत कर देता कि आपको यहाँ दुर्घटना हो सकती है या वो दुर्घटना होने वाली है, तो वो उससे बच सकता था। तो यहाँ पर वादी प्रतिवादी के खिलाफ वाद लाने के लिए लायबल होता है। सेकंड केस में आते हैं हम, थॉमस वर्सेस क्वार्टरमैन 1887 का ये मामला है। इस मामले में क्या था कि वादी इस मामले में थॉमस वर्सेस क्वार्टरमैन 1887 के मामले में वादी कार्य कर रहा होता है एक कारखाने में। वहां पर क्या होता है, कुछ लिक्विड बनता है, कुछ लिक्विड पदार्थ बन रहा होता है। वो किसी पदार्थ का उसे खोलने के लिए ढक्कन उठा रहा होता है, पर वो ढक्कन नहीं खुलता, जो कि जोखिम भरा एरिया भी होता है। जब वो नहीं खुलता तो वो क्या होता है, उसे जोर से खोलने की कोशिश करता है और पीछे की तरफ एक गरम कढ़ाई में जहां पदार्थ उबल रहा होता है वहां जाकर वो गिर जाता है। जब वो खुलता है तो वो उस जोर से पीछे जाके गिर जाता है और वादी क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो यहाँ पर वादी प्रतिवादी के खिलाफ वाद नहीं ला सकता, क्योंकि वादी ने इसके प्रति अपनी स्वयं ने ही सहमति दी थी। उसे पता था कि ये एरिया जहां वो कार्य कर रहा है वो जोखिम से भरा हुआ है और यहाँ पे उसको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर वादी केस नहीं कर सकता था, वादी वाद नहीं ला सकता था। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, डैन वर्सेस हैमिल्टन 1939 का ये मामला है। इस मामले में एक महिला जो कि कहीं यात्रा कर रही होती है, वो बस में यात्रा ना करके, यानी कि वो बस में यात्रा कुछ स्वयं अपनी इच्छा से छोड़कर एक गाड़ी में यात्रा करना स्वीकार करती है, जिसका ड्राइवर उन्मुक्त होता है, यानी कि उसने
ड्रिंक कर रखी होती है और उसके बावजूद भी वो उसमें बैठने के लिए सम्मति दे देती है और उसके साथ में यात्रा शुरू कर देती है। और इसी दौरान क्या होता है, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो महिला को यहाँ पे चोटें आती है। तो महिला प्रतिवादी के खिलाफ वाद ला सकती है। क्यों ला सकती है? क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये कहा कि यहाँ उसने जोखिम का जरूर उसे ज्ञान था, पर उसने अपनी एक्सीडेंट के लिए कि मुझे एक्सीडेंट हो जाए और मुझे चोटें लग जाए इसके प्रति सहमति नहीं दी थी, यहाँ सम्मति नहीं दी थी। तो पूर्ण बहुमत से ये निर्णय किए गए कि यहाँ पर वो वाद प्रतिवादी के खिलाफ क्षतिपूर्ति के लिए वाद ला सकती है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर पॉइंट पर। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या था पॉइंट, कि सम्मति होनी चाहिए वो स्वैच्छिक होनी चाहिए और दूसरा वैध कार्यों के लिए भी होनी चाहिए। एक हमारा पॉइंट ये भी था। तो इसके ऊपर ये केस है जो काफी इंपॉर्टेंट केस है, आर वर्सेस विलियम्स का मामला। इस मामले में क्या था कि एक शिक्षक था, म्यूजिक टीचर था, उसने अपनी जो शिष्या थी, एक लड़की थी 16 साल की, जिसे ये मिथ्यावपदेशन यानी कि झूठ बोलकर उसे धोखे में रखकर ये कहा कि अगर तुम मेरे साथ में फिजिकल रिलेशन बनाओगी तो क्या होगा, तुम्हारी आवाज अच्छी हो जाएगी। और उस लड़की ने ऐसा ही किया। तो यहाँ पर उसके द्वारा जो ये सम्मति दी गई थी वो मिथ्यावपदेशन द्वारा की गई सम्मति थी और ये कार्य अवैध भी था। तो यहाँ पर शिक्षक को बलात्कार के लिए, रेप के लिए लायबल ठहराया गया और उस छात्रा जो उसकी शिष्या होती है वह उससे क्षतिपूर्ति की मांग कर सकती है और उसने उसके ऊपर वाद लाने के लिए भी वह अधिकार रखती है। तो यहाँ पर शिक्षक को क्या किया गया, लायबल ठहराया गया और उसको, क्योंकि यहाँ पर केवल क्या है, टॉर्ट का क्राइम नहीं हुआ है, यहाँ पर क्रिमिनल क्राइम भी हुआ है, क्रिमिनल अपराध भी हुआ है, यानी कि आपराधिक अपराध भी यहाँ पर हुआ है, केवल सिविल अपराध ही नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका हेम्स वर्सेस हॉरवुड 1935 का ये मामला है। ये हम केस पहले भी हमारे टॉर्ट्स के जो चैप्टर्स हैं उसमें देख चुके हैं। ये मामला बचाव से रिलेटेड है, यानी कि अगर कोई बचाव के लिए सम्मति देता है तो वो इसमें नहीं आएगी, वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया में नहीं इंक्लूड होगी। इस मामले में क्या हुआ था कि एक जो घोड़ा होता है, घोड़ा गाड़ी को बीच रोड पर छोड़ दिया जाता है और उसका चालक वहां से चला जाता है। अचानक से किसी बच्चे ने उसके ऊपर पत्थर फेंकता है और घोड़े को लगता है। इस पत्थर लगने से घोड़ा चलना शुरू कर देता है। उस बाजार में जब वो चलना शुरू करता है तो अचानक ही क्या होता है कि महिला और बच्चों को वो नुकसान पहुंचाने वाला ही होता है, यानी कि वो गाड़ी उनके ऊपर आ जाती उससे पहले एक कांस्टेबल आकर उनको बचाता है और उस बचाव के दौरान उस कांस्टेबल को क्या होता है, डैमेजेज होता है। तो वहां पर प्रतिवादी ये नहीं कहेगा कि कांस्टेबल ने जानबूझकर उसमें इन्वॉल्व हुआ और उसने ये जोखिम उठाने की सम्मति उसने स्वयं दी, क्योंकि यहाँ पर क्या कार्य था, यहाँ पर बचाव का कार्य था। तो बचाव के दौरान अगर कोई कार्य किया जाता है तो सम्मति में नहीं आता है। नेक्स्ट आपका मामला है स्लेटर वर्सेस क्ले क्रॉस कंपनी लिमिटेड का मामला। ये मामला है आपका नेग्लिजेंस से रिलेटेड, कि अगर उपेक्षा से कोई सम्मति ली जाती है, उपेक्षा के द्वारा अगर कोई कार्य है तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पर प्रतिवादी को रेल चलाने के लिए परमिशन मिलती है और उसे ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है
कि जिस सुरंग से तुम निकलोगे, जो एक संकरी सुरंग है, उसमें से जब तुम निकलोगे तो जो गाड़ी की स्पीड है, यानी कि रेलगाड़ी ट्रेन की जो स्पीड है, आप उसको स्लो रखोगे और हॉर्न दोगे, क्योंकि सामने से लोग भी जाते रहते हैं। पर प्रतिवादी ने, जो ट्रेन का चालक था, उसने यहाँ पर नेग्लिजेंसी दिखाई। उसने ना तो गाड़ी की स्पीड कम की और ना ही क्या किया, हॉर्न दिया, और वहां से एक महिला गुजर रही थी, जिससे उसको, वो गाड़ी ने उसको हिट किया और उस महिला क्षतिग्रस्त हो गई। तो यहाँ पर वह महिला के लिए ये नहीं कह सकता कि वो जानबूझकर आगे आई, यहाँ पर नेग्लिजेंस दिखाई गई, तो वो महिला प्रतिवादी से अपनी क्षतिपूर्ति पाने के लिए अधिकारिणी है। तो ये है आपका उपेक्षा से रिलेटेड, ये है बचाव से। पॉइंट मैंने लिखवा दिए थे, आप उनके आगे ये नोट डाउन कर लेना मामले। और ये है आपका स्वतंत्र सम्मति, और एक क्या है, विधिक कार्य। विधिक कार्य के लिए होनी चाहिए, ठीक है। सम्मति स्वतंत्र होनी चाहिए और विधिक कार्य के लिए होनी चाहिए। ये पॉइंट्स हमने वहां देखे थे। स्वतंत्र होनी चाहिए, इसमें आप ये नोट डाउन करेंगे कि सम्मति कपट के द्वारा नहीं होनी चाहिए, असमय कसर के द्वारा नहीं होनी चाहिए, मिथ्योपदेशन के द्वारा भी नहीं होनी चाहिए, और प्रपीड़न या उत्पीड़न के द्वारा भी नहीं होनी चाहिए। इनको हटाकर जो सम्मति स्वयं स्वेच्छा से दी जाती है, वही स्वैच्छिक सम्मति कहलाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अब खत्म होता है। हमने आज पढ़ा वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया, जिस कब थी उसके हमने केस देखे। इसके खुद के क्या अपवाद हैं, क्योंकि ये खुद भी क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट का एक, अपकृत्य विधि का एक अपवाद है। कॉमनली जैसे मैंने बताया, कोई व्यक्ति कार्य करता है और किसी को नुकसान पहुंचाता है तो वो उसके लिए लायबल होता है। पर यहाँ पर जो व्यक्ति स्वयं अपनी सम्मति से जोखिम उठाता है तो वो किसी अन्य व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता है। जब स्वयं स्वेच्छा से कोई जोखिम उठाया जाएगा और उसमें खुद इन्वॉल्व हुआ जाएगा, ये जानते हुए कि वहां उसे नुकसान होगा, उसे डैमेजेस होगा, तो वहां पर वह किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगा। तो इसके ये एक्सेप्शन है, और इसके स्वयं के हमने एक्सेप्शन विद केस इन लॉ देख लिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए धन्यवाद।